चुड़ैलों की बस। आजादपुर बस डिपो पर बस रुकी हुई थी सवारी के भरने के लिए। बस की ड्राइवर थी नेहा। उसकी दो बहनें कंडक्टर थी, जो कि एक रागिनी टिकट देती थी और दूसरी चिक्की जो सवारियों को चढ़ाती थी। तभी चिक्की सीटी बजाकर कहती है, अरे ओ, सब बस में बैठ गए ना? कहीं किसी का साथी रह गया और फिर बस रुकवाए? नहीं नहीं, चलाओ बस। नेहा बस चलाती है और रागिनी टिकट काटते हुए कहती है, टिकट 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 टिकट। हाँ मैडम, कहाँ की टिकट है आपकी? औरंगाबाद की एक टिकट। ये लीजिए। आगे भाई साहब, आपकी टिकट कहाँ की है? जफरपुर की 2 टिकट। ये लीजिए। ये मोहतरमा आपके साथ हैं? हाँ जी। अरे भाई, टिकट ले, पैसे दे, बाहर क्या झाँक रहा है, ले टिकट। ये तो सुनता ही नहीं है। तभी रागिनी उसे हिलाकर कहती है, अरे ओ बहरेलाल, भाई टिकट के पैसे दे रहा है कि फ्री की सवारी करनी है? भाई किसे बोली तू? भाई होगी तुहार अम्मा। अरे मुझे जानू भी बोल सकती है। आई एम नॉट इतना बुरा कि यू कॉल मी भाई। अच्छा, जरा कम सूद दूंगी वरना तने बता रही सू। ले टिकट। टिकट लेते वक्त नफीस उसका हाथ गलत तरीके से पकड़ लेता है। फिर रागिनी अपना हाथ खींच लेती है और आगे टिकट देती है। कुछ देर बाद भी नफीस उसे ही घूर रहा था और गाड़ी चला रही नेहा शीशे में उसको देख रही थी और कहती है, ये ठरकी आदमी लड़कियों को बेवकूफ समझ रहा है। मेरी दोनों बहनों पर लाइन मार रहा है, इसे लास्ट में निपटाऊंगी। कुछ देर बाद वो खड़े होकर आगे आता है। तभी बिना ब्रेक के रागिनी के ऊपर गिर जाता है और उसे पकड़कर कहता है, अजी माफ कीजिए, गलती से ब्रेक लगा तो मैं गिर गया। आप पर बचाने के लिए शुक्रिया। ब्रेक तो लगा ही नहीं है, अभी बस चल रही है, तू पहले ही फिसल रहा है। मुझे तो तेरी नीयत ही फिसली हुई लग रही है। हम आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं और आप हैं कि गर्म मिजाज में आ रही हैं। क्या बात है, थारे को उतरना है? स्टॉप आया नहीं, रुकने को तूने बोला नहीं तो क्यों उठा सीट से? और ये क्या हरकत है? तभी नेहा शोर सुनकर बस रोक लेती है। तभी बैठे हुए और सवारी कहते हैं, अरे क्या हो गया, क्यों बहस कर रहे हो? बस रोक दिया? अरे हमें अपने काम पर भी जाना है, टाइम से चलाओ बस भाई। चुपचाप से सीट पर बैठ जा, तेरा स्टॉप आने में 15 मिनट से। नेहा बहन, तू बस चला ले। तभी उसकी बात सुनकर नेहा बस चलाती है। सभी यात्री उतर जाते हैं। कुछ देर बाद उस आदमी का स्टॉप आता है। वह जैसे ही दरवाजे की ओर जाता है तो चिक्की दरवाजा बंद कर लेती है और तीनों बहनें चुड़ैल बन जाती हैं। फिर अपने जादू से बस की खिड़कियां झटके से बंद कर देती हैं। बहुत बन रहा था ना तू, अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुल होगी। चुड़ैल, मम्मी बचाओ, देखो तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे नजदीक न आना। तू ही तो हमारे नजदीक आया, अब तू देख। हमारे साथ जो एक बार हो गया उसे बार बार नहीं होने देंगे, बेवकूफ समझाए। लेकिन अब तुम्हारी अकल ठिकाने लगाना ही होगी। अरे बचाओ रे, कोई तो मदद करो या अल्लाह। आखिर ये तीनों बस चलाने वाली बहनें अचानक से चुड़ैल कैसे बन गई और किस बारे में बात कर रही थी? आखिर इनके अतीत में ऐसा क्या घटा था जिसका बदला वो अब लेने वाली थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ी। कुछ 2 साल पहले तीनों बहनें अपनी बीमार कैंसर पीड़ित माँ कविता और 7 साल के छोटे भाई के साथ ही रहती थी। घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए एक दिन तीनों अपनी माँ से कहती हैं, माँ, घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिताजी बस चलाते थे और उन्होंने हमें भी सिखाया था, लेकिन अब वो नहीं रहे। पर मैं चाहती हूँ उनकी सिखाई हुई चीज से मैं बस चलाकर पैसे कमाऊं। साथ में ये दोनों भी मेरे साथ सवारियों को देख लेंगे और टिकट दे देंगी। हाँ माँ, नेहा दीदी ठीक कह रही है। घर का राशन भी खत्म होने को आया है। वो तो शुक्र है कि पिताजी की बस है और बबलू की पढ़ाई भी तो देखनी है और आपकी दवाइयाँ भी हैं। हम आपको ठीक करना चाहते हैं। ठीक है बेटा, पर तुम तीनों लड़कियां अकेले ही बस कैसे चलाओगे? बाहर का माहौल तो बहुत खराब है। अरे माँ, फिक्र मत करो, हमें कुंग-फू कराटे आते हैं। हम ध्यान से बस चलाएंगे और हम तीनों मिलकर हैंडल कर लेंगे। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, संभल कर बस चलाना। ऐसे ही अगले दिन तीनों बहनें सुबह सुबह अपने पिताजी के बस को साफ कर लेती हैं और बस चलाने की यूनिफॉर्म में आ जाती हैं। तभी छोटा भाई देखकर कहता है, अरे दीदी, आप ताले हो। इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक तोतलाता है। तेरे फ्रेंड्स तुझे कुछ बोलते नहीं है? अरे नहीं दीदी, वो भी मेरी तरह तोतले हैं। चलो ये बढ़िया था। कहती हूँ सुबह सुबह चिड़िया का पानी पी लिया कर, सारा तुतलाना चला जाएगा।
आले माँ दीदी लो कहाँ तले जा रहे हैं बता दो। अरे अब से पापा की बस तीनों बहनें चलाएंगी, तुम तीनों ने तो को स्कूल भी छोड़ देना बस में बिठाकर। ठीक है माँ। तभी तीनों बहनों के साथ बबलू भी बस में बैठ जाता है और बाकी के लोग भी। तभी बीच रास्ते में वह बबलू को स्कूल छोड़ देती है और बस अड्डे से लोगों को बस में बिठाती है। आइए आइए, कोल्हापुरी 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 जाएगी बस, शनि चौक, मीर चौक, रोहतकपुर, जल्दी आइए, बस चलने वाली है। अरे क्या बात है, तुम मुकेश की बेटी हो ना, उसकी ही बस लग रही है। हाँ आंटी, आपने सही समझा, टिकट 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 टिकट। तभी कुछ दूर आगे जाकर बैठे सवारी गाना गाने लगती है और ताली भी बजाती है। हाय देखा ना, हाय रे सोचा ना, हाय रे रख दी निशाने पे जा, ला 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 ला, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, बस यही है अरमान। इस तरह नाचते गाते हुए तीनों बहनें बस के यात्रियों को उनकी मंजिल पर पहुंचा देती हैं और बस चलाकर वह अपना खर्चा चलाती हैं। साथ ही माँ का इलाज भी करवाती हैं, भाई की फीस देती हैं। पर एक दिन बस में दो मवाली रघु और बिरजू आते हैं, जिनकी टेढ़ी नीयत चिक्की और रागिनी पर थी, जिन्हें छेड़ने के लिए वो गाना गाने लगते हैं। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, मेरी महबूबा। अरे मैडम, जरा हमारा भी टिकट काट लो। लो टिकट। अरे मेरे साथी का भी दे दो, वो जो गाना गा रहा है ना आपकी बहन के लिए। टिकट लेते वक्त बिरजू रागिनी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद रागिनी तिल मिलाते हुए एक जोर का चाटा बिरजू को मार देती है। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की? जैसे तुम दोनों की हिम्मत हुई बदतमीजी करने की। सही किया है चिक्की तूने। तुम दोनों ने इतने सारे जनों के आगे मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया है। क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, कुछ लोगों को उनकी सही जगह दिखा दी मैंने। तभी एक एक करके सभी सवारी अपने स्टॉप पर उतर जाते हैं और वह दोनों बैठे ही रहते हैं। तभी दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं और बस का दरवाजा बंद करके कहते हैं, बहुत बन रही थी ना तुम दोनों, अब बताता हूँ। ऐसा कहकर दोनों चिक्की और रागिनी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ये बात नेहा को पता चलती है तो वह लोहे का डंडा लेकर दोनों के सर पर मार देती है, पर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दोनों चाकू निकालकर बदले की आग में तीनों को मार देते हैं। अरे तूने ये क्या किया? ये तो मर गई, कहीं पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो? अरे नहीं पकड़ेगी, हम इस बस को नदी में गिरा देंगे। हाँ ये ठीक है। तभी दोनों बस के ब्रेक फेल करके बस से कूद जाते हैं, जिससे वो बस नदी में जा गिरती है। पर तीनों बहन चुड़ैल बनकर वापस लौटती हैं। वो तीनों चुड़ैल उसी रात उन दोनों को ढूंढकर मार डालती हैं। फिर तीनों अपनी माँ के सामने आती हैं, जिससे वह डर जाती हैं। कौन हो तुम? माँ, हम तीनों तुम्हारी बेटियां हैं और हमारे साथ हादसा हो गया जिससे हम चुड़ैल बन गए, लेकिन वादा करते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए अभी भी बस चलाएंगे, चाहे चुड़ैल बनकर ही बस क्यों ना चलानी पड़े। भगवान, तूने मुझसे मेरी तीनों बेटियां भी छीन ली। उस रात तीनों अपनी माँ के साथ रहती हैं। फिर एक दिन नफीस भी बस में आकर वही हरकत करता है। तभी तीनों चुड़ैल उनके सामने आकर कहती हैं, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसी हरकत करने वालों को तो हम एक मौका नहीं देते हैं, सीधा मार डालते हैं। और अब तो गया। ये कहकर तीनों चुड़ैल बहनें उसे मिलकर मार डालती हैं और किसी को उसकी लाश का पता भी नहीं चलता। इस तरह तीनों चुड़ैल बहनें इस राज को छुपाकर बस चलाकर अपना खर्चा चलाती हैं। आज भी वो चुड़ैलें कहीं ना कहीं बस को मिलकर चला रही हैं। भूतिया सुरंग। रात का मौसम बेहद ही खराब था। रोशन रेनकोट पहनकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है। तभी उसकी पत्नी साक्षी कहती है, अजी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं? देखिए मौसम बेहद खराब है, मत जाइए। अरे साक्षी, तुम भी ना अजीब हो, बी पॉजिटिव और हाँ अपना ख्याल रखना। ये तो चले गए, मैं सो ही जाती हूँ। ऐसा बोलकर साक्षी घर में जाकर सो जाती है। वहीं रोशन बारिश में भीगते हुए गड्ढों से बचाते हुए बाइक चलाता है, जहाँ वो एक टनल के पास पहुँचता है। ये टनल बेहद ही लंबा और अंधेरा वाला था, जो नैनीताल जाने के रास्ते में पड़ता था। रुमानी मौसम को देखकर टनल को गुनगुनाते हुए पार करता है।
ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे, ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझे से, ये मेरी कहानी। वो गाना गा ही रहा था तभी रोशन को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई बैठा है जो उसकी कमर को कसकर पकड़ लेता है। ना 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 हवाओं से तेरा पता पूछती हूँ, अब तो आजा तू कहीं से। ये डरावनी आवाज सुनकर रोशन का गला सूख जाता है और वो शीशे में देखता है। उसके पीछे एक बेहद खतरनाक लंबे बालों वाली खतरनाक चुड़ैल है जिसके एक आंख सफेद और एक काली है। ये देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो कहता है, कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों बैठी हो? जानू, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर घूमना चाहती हूँ। पार्टी शार्टी करेंगे आज तेरे नाल, डायनामाइट तेरी मेरी जोड़ी सोनिए। अरे मरने से पहले गाने सुनकर आई थी क्या, जो गाई जा रही है? कैसे इस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाऊं? आप सच में क्या लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? हाँ जानू, तुम बहुत प्यारे लगे मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारी बाइक पर झट से लपक कर बैठ गई। मुझे तुम्हारे साथ ही लॉन्ग ड्राइव पर घूमना है। ऐसा करो ना, इस टनल में ही घुमा दो, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। मैं टनल में? लेकिन वहाँ तो बहुत अंधेरा है। अंधेरा है तो तुम और तुम्हारी बाइक की तो हेडलाइट है ना, चलो लेकर। नहीं चलोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपने दोनों हाथ से उसका गला पकड़कर दबा देती है। तभी छटपटाते हुए रोशन कहता है, अरे प्लीज 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 मेरा गला छोड़ दो, मैं तुम्हें घुमाता हूँ उस टनल में। रोशन बाइक वापस मोड़कर टनल में ले जाता है और चुड़ैल उसके पीछे बैठकर उसे तंग कर देती है। उसके पकड़ने से उसके नाखून रोशन को चुभ रहे थे, जिससे उसके पेट में से खून निकलने लगता है। वहीं वो डरकर मन में कहता है, अरे एक तो इस चुड़ैल की इतनी वाहियात शक्ल है कि शीशे में देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और ऊपर से मेरे से लिपटे जा रही है। अभी बाइक तेज भगाता हूँ। ऐसा बोलकर वो अपनी बाइक की स्पीड को डबल करके आगे ले जाता है। आगे ब्रेकर लगने से चुड़ैल उस बाइक से गिर जाती है। शीशे में चुड़ैल को गिरता देखकर वो वहां से और तेज गाड़ी भगाता है, लेकिन चुड़ैल उसका पीछा छोड़ने वाली कहाँ थी। वो फिर से उसकी बाइक के सामने आ जाती है, जिसे देखकर अचानक से रोशन को बाइक रोकनी पड़ती है और वो धड़ाम से गिर जाता है। उसके सिर पर से खून निकलने लगता है। तभी चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, मुझसे चालाकी की तूने, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। तू मुझे इतना पसंद आया और तूने मुझे ही गिरा दिया। चुड़ैल ये बोलकर उसे हवा से जमीन पर बार बार पटकने लगती है और उसे अधमरा छोड़ देती है। वहीं अगले दिन उस टनल से एक कार गुजरती है जिसमें 4 लोग बैठे होते हैं। वहीं वो चुड़ैल उस कार पर जोर जोर से थप 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 करने लगती है। जितना वो टनल के अंदर जा रहे थे उतना ही वो थप थप की आवाज बढ़ती जा रही थी। तभी अंदर बैठा शख्स कहता है, ये क्या, अचानक से इस टनल में आते ही हमारी कार पर कौन मारने लग गया? पापा, मुझे डर लग रहा है। प्लीज आप इस टनल से कार को जल्दी से बाहर निकालिए, हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, निकालता हूँ। खोल दरवाजे को खोल, मार डालूंगी, सबको नहीं छोड़ूंगी। कार के अंदर से नीति टॉर्च शीशे की तरफ करती है। तभी चुड़ैल अपनी पास से डरावनी शक्ल दिखाकर उस बच्चे को डरा देती है, जिसे देखकर वो आदमी भी डर जाता है और जोर से कार को उसके घर से बाहर ले आता है। रोशनी में आते ही वो लड़की अपनी गोदी में कटा सिर पाती है, जिसे देखकर वो बेहोश हो जाती है। ये सिलसिला यूं ही नहीं थमता। उस टनल से जो भी गुजरता था, दिन में तो वो बच जाता था, लेकिन रात में चुड़ैल उस टनल में आने वाले हर शख्स को जान से मार डालती थी। रोशन उसे पसंद आ जाता है, लेकिन उसे गिराने की वजह से वो उसे अधमरा करके छोड़ देती है। माना जाता है ये टनल एक भूतिया टनल है, जहां से कोई भी गुजरता है तो जिंदा नहीं बचता। कुछ लोग इसका विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं करते। जो नहीं करते थे वो अपनी जान गंवा देते थे। ऐसे ही रात में 2 लड़कियां कार चलाकर उस चैनल से गुजर रही थी, लेकिन अचानक से उनकी कार अंधेरी टनल में रुक जाती है, जिसे चेक करने के लिए स्वीटी को बाहर आना पड़ता है। तभी वो अपनी बहन स्नेहा से कहती है, स्नेहा जरा फ्लैशलाइट ऑन कर, मुझे इंजन चेक करना है, यहाँ अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आती हूँ दी, जल्दी करो, मुझे डर लग रहा है इस अंधेरी सी टनल में। देखने तो दे, चलेंगे अभी।
स्नेहा स्वीटी को जैसी फ्लैशलाइट दिखाती है तभी उनके पीछे से चुड़ैल स्वीटी की गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, अब इस टनल में आए हो तो मरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो मर जाता है। चुड़ैल, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज मेरी दी को कुछ मत करना। अच्छा, तेरे साथ ये भी है, इसे भी मार डालूंगी और तुझे भी। ऐसा बोलकर जैसे ही चुड़ैल उसके पेट में चाकू मारने वाली होती है तभी आंख बंद करके डर के स्वीटी कहती है, प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हमारी दादी दवाई का वेट कर रही है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, हमारे अलावा उनका कोई नहीं है। ये सुनते ही चुड़ैल अपनी चाकू नीचे कर लेती है और कहती है, क्या तुम्हारी दादी इस वक्त अकेली है घर में? हाँ, अकेली है, वो उन्हें सांस लेने की दिक्कत है, अभी सुलाकर आए हैं, किसी तरह दवाई लेने के लिए गए थे। ठीक है, जाओ, तुम जा सकती हो। तुम्हें देखकर मुझे अपनी दादी की याद आ गई। क्या तुम्हारी दादी को भी यही बीमारी थी? नहीं, मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, अलग नहीं होना चाहती थी। वो तो अचानक इस टनल में मेरी मौत हो गई। कैसे? वो हुआ यूं कि रात के समय मैं स्कूटी से घर वापस इस टनल से लौट रही थी, मगर तभी सामने से एक केरोसिन से भरा ट्रक मेरे सामने आया। खुद को बचाने के लिए मैंने स्कूटी मोड़ी कि उस केरोसिन ट्रक से एक कैन गिर गई और मेरी स्कूटी उसी के पास फिसलते हुए गई, जिससे मेरी स्कूटी में ब्लास्ट हो गया और मैं वहीं मर गई। बस तब से ही मेरी आत्मा इस टनल में भटक रही है, क्योंकि मेरी लाश यहीं दबी सड़ रही है। तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें मुक्ति दिला सकती हूँ। मुझे मंजूर है, पर उससे पहले तुम अपनी दादी को दवाई दे दो, फिर इस जगह से मेरी लाश उठा लेना। स्वीटी उसकी बात सुनकर वहां से कार में बैठकर चली जाती है और अपनी दादी को दवाई देने के बाद वापस इस टनल में आकर चुड़ैल की लाश निकालती है और उसका अंतिम संस्कार करके उसे मुक्ति दिला देती है। चुड़ैल और भूतों का देवता। अरे शमशान घाट के मुर्दों, यहाँ क्या बैठे बैठे खोपड़ियाँ खा रहे हो? अरे इन खोपड़ियों को खाने के बाद भी तुम्हारे अंदर खोपड़ी नहीं आ रही? क्या तुम्हें याद नहीं है, आज हमें देवता को खुश करना है। चलो, सब के सब देवता प्रकट होने वाले हैं। पाताल लोक के सभी भूत और चुड़ैल अपना अपना काम छोड़कर देवता को प्रसन्न करने के लिए ढेर सारा खून और मरे हुए लोगों का मांस और उन्हें पहनाने के लिए हड्डियों की माला उनके पास लेकर जाते हैं और देवता को बुलाने लगते हैं। हु हैया हु हा हु हैया हु हा हु हैया हु, हमारे देवता प्रकट हो, हमारे देवता प्रकट हो। मेरे शैतानी देवता, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद का जवानी खून और ताजा मांस लाके रखा है। अपना भोजन ग्रहण करें और हमें अपने दर्शन दें। चुड़ैल के इतना कहते ही पाताल लोक के जमीन पर भूकंप आने लगता है, जिसके बाद जमीन के अंदर से एक बहुत ही ताकतवर और शैतानी देवता जमीन को चीरते हुए पाताल लोक में प्रवेश करता है, जिसे देखते ही सभी भूत और चुड़ैल उसके सामने अपना सिर झुका लेते हैं। पाताल लोक के देवता का स्वागत हो, पाताल लोक के देवता का स्वागत हो, स्वागत हो। देवता तुरंत ही जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तुम सभी ने मुझे प्रसन्न किया है और मैं तुम सभी से बहुत खुश हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? देवता, हम तो बस आपके गुलाम हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें इस श्राप से मुक्त कर दो। हम अपने लिए भोजन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इंसानों के मीट को खाने के लिए हम लोग तरस गए हैं, और कब तक हम इस पाताल लोक में कैद रहेंगे? तुम लोगों की सजा अब मैं खत्म करता हूँ। आज के बाद तुम जितना चाहो उतने लोगों को मारकर खा सकते हो। आज से तुम मेरे श्राप से मुक्त होते हो। ये कहकर भूत और चुड़ैलों के देवता धरती में ही समा जाते हैं, जिसके बाद पाताल लोक का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और सभी भूत और चुड़ैल इंसानों को खाने के लिए पाताल लोक से बाहर निकल आते हैं,
जिसके बाद वो पृथ्वी पर जाकर एक गांव के अंदर लोगों को मारकर खाने लगते हैं। आखिरकार हम सब मुक्त हो गए हैं। आज के बाद हम जितना चाहें उतना इंसान को खा सकते हैं। पाताल लोक के देवता की जय हो। उन्हीं की वजह से हम अपने श्राप से मुक्त हुए हैं। चलो अब अपने शिकार को ढूंढने चलते हैं। भूत और चुड़ैल इंसानों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन्हें मार मार के खाने लगते हैं। चुड़ैल, अरे मेरी मैया, चुड़ैल कहाँ से आ गई है? ए चुड़ैल, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? किसी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बरसों से इंसान की मीट को तरस रहे हैं। हम सब भूत और चुड़ैलों ने अपनी भूख को मारकर देवता की भूख मिटाई है और अब हमारी बारी है। कई सालों से भूखे थे, अब तुम लोगों को खाकर हमारी भूख मिटेगी। ये कहकर चुड़ैल पुष्पा के ऊपर टूट पड़ती है और उसे अपने मुंह से चबाकर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ भूत भी अपना शिकार ढूंढते और उन्हें मारते चारों तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचा बचा कर भागने लगते हैं। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मार रहे हो? कम से कम मेरी बूढ़ी हड्डियों को तो देखो। मुझे खाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अरे थोड़ी सी जिंदगी बची है, मुझे उसे जीने दो, मुझे छोड़ दो। लोगों को इस तरह तड़पते हुए देखना मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। आज तो दिल को सुकून मिल रहा है। भूत और चुड़ैल का पूरे गांव में आतंक फैल जाता है, जिसके बाद अचानक से बादलों से बिजली कड़कने की आवाज आती है, जिसके बाद एक बिजली धरती पर आकर गिरती है और उसके अंदर से एक फरिश्ता निकलता है। तुम प्रकृति के नियमों को तोड़कर पृथ्वी पर क्या करने आई हो? ये तुम्हारा कोई आशियाना नहीं है जहां तुम जो चाहो वो करो। ये इंसानी दुनिया है, यहां से वापस लौट जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? तुझे तो हम अपनी एक फूंक से ही यहाँ से उड़ा देंगे। अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो यहाँ से लौट जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। मुझे इस इंसानी दुनिया के लोगों ने अपनी मदद के लिए बुलाया है। तुम लोगों ने बहुत बुरा किया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। ये कहकर फरिश्ता अपनी ताकतों के जरिए सभी भूत और चुड़ैलों के ऊपर वार करता है, जिसके बाद फरिश्ते की ताकत से सभी भूत और चुड़ैल बिजली के करंट से तड़पते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानते और सभी भूत और चुड़ैल मिलकर फरिश्ते के ऊपर वार करने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों के द्वारा एक बहुत ही बड़ा आग का गोला फरिश्ते के ऊपर फेंकते हैं। लेकिन फरिश्ता उस आग के गोले को तहस नहस कर देता है। लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फरिश्ता अपनी सारी इच्छा ताकतों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो उन सभी भूत और चुड़ैलों के ऊपर वार करता है, जिसके बाद सभी भूत और चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं और एक तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। अगर तुमने अब किसी भी इंसान को तकलीफ देने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन भूत और चुड़ैल उसी समय अपने देवता को याद करने लगते हैं और जोर जोर से देवता को पुकारते हैं। हा हु हैया हु हा हु हैया हु हा हु हैया हु हा हु हैया हु। शैतानी देवता प्रकट हो, शैतानी देवता प्रकट हो, शैतानी देवता प्रकट हो। तभी अचानक से चारों तरफ आंधी तूफान चलने लगता है, जिसके बाद खून की बारिश होने लगती है और धरती के अंदर से शैतानी देवता धरती को चीरते हुए बाहर निकलते हैं और फरिश्ते से कहते हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलामों को हाथ लगाने की? तूने इन्हें हानि पहुंचाकर बहुत बुरा किया है। अब देख इसका बदला मैं तुझसे कैसे लूंगा। तभी शैतानी देवता फरिश्ते के ऊपर वार करने लगता है, जिसके बाद फरिश्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है।
शैतानी देवता और फरिश्ते की खूब लड़ाई होने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे गुलाम हैं। तूने इन्हें हानि पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। भगवान, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर आज मैं कमजोर पड़ गया तो इस दुनिया पर बुराई की जीत हो जाएगी। फरिश्ते के इतना कहते ही आकाश से दो बिजली निकलती हैं, एक लाल रंग की और एक नीले रंग की, जिसके बाद वो दोनों बिजली फरिश्ते के अंदर प्रकट होती हैं और फरिश्ता पहले से भी ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा विशाल बन जाता है, जिसके बाद फरिश्ता अपनी ताकतों से शैतानी देवता को अपने काबू में करता है। मेरे कई बार समझाने के बाद भी तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। फरिश्ता अपनी ताकत के द्वारा उन्हें तड़पा तड़पा के मारने लगता है, जिसके बाद शैतानी देवता जलने लगता है। ये तूने ठीक नहीं किया। तुझे इसकी भरपाई करनी होगी। मैं तो अपने गुलामों के साथ वापस पाताल लोक जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा लौट कर आऊंगा और उसके बाद तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस पृथ्वी के जितने भी लोग हैं मैं सबका सर्वनाश कर दूंगा। शैतानी देवता धीरे धीरे जलकर राख हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शैतानी देवता के जितने भी भूत और चुड़ैल गुलाम होते हैं वो भी जलकर राख हो जाते हैं, जिसके बाद जितने भी मरे हुए लोग थे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं और गांव के ऊपर से भूत का और चुड़ैल का साया हमेशा के लिए चला जाता है। वहीं घायल लोगों को फरिश्ता अपनी शक्तियों के द्वारा ठीक कर देता है। बुराई के साथ इस दुनिया में अच्छाई भी है और आज इस बात को आपने साबित कर दिया। अगर आप आज नहीं होते तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तुम लोग अपना ध्यान रखना, मेरे जाने का समय हो गया है। ये कहकर फरिश्ता वहां से गायब हो जाता है। ट्रेन खाने वाली चुड़ैल। लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसी तरह जब कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्माएं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यही इसी दुनिया में रह जाती हैं। ऐसी ही कहानी है अमित और नैना की। नैना और अमित चंदनगढ़ से शहर की तरफ जा रहे थे। वो बेलापुर स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद बेलापुर स्टेशन पर गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है। अमित, गाड़ी आ गई है, चलो ट्रेन के अंदर हम बैठ जाते हैं, वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, चल रहे हैं। इतना कहकर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं कि तभी वो ट्रेन अचानक चल पड़ती है। तब नैना अपने पति अमित से बोलती है, ये कैसी गाड़ी है, अचानक चलती है, देर से आती है और एकदम से ही रुक जाती है। छोड़ो ना यार, तुम भी इतनी बातों को नोटिस करके बैठ जाती हो। नैना कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाती है और कुछ देर बाद नैना आंखें बंद करके सो जाती है कि तभी उसको अपने पास किसी के बैठे होने का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसके पास कोई बैठा हुआ है। नैना चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाती है और अमित को ढूंढने लगती है, लेकिन अमित उसको कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। थोड़ी देर बाद वो अपनी सीट से उतरकर बाथरूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी वहां पर किसी के चीखने की आवाज आती है। नैना तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और वो डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमित था। डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो रही थी ना? हाँ, मैं सो रही थी, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो तुम वहाँ नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आई। यार नैना, रात के 2 बज रहे हैं, तुम 2 बजे ऐसा घटिया मजाक क्यों कर रही हो?
मैं वहीं पर लेटा हुआ था। अमित, मैं सच बोल रही हूँ, तुम नहीं थे और मैं तुम्हें ही ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कुछ पैसेंजर उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं और उनसे बोलते हैं, एक्सक्यूज मी, वहां पर कोई है? पैसेंजर की आवाज सुनकर अमित और नैना पीछे पलटकर देखते हैं। वहां पर कुछ पैसेंजर अपना बैग लेकर खड़े थे। थोड़ी देर बाद सभी पैसेंजर बैठ जाते हैं कि तभी अचानक उस ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गई। अरे, अब ये लाइट कैसे बंद हो गई? नैना के इतने बोलते ही वहां पर एक टीटी आ जाता है। टीटी के आने के साथ ही ट्रेन के शीशे के बाहर किसी के हाथ दिखाई पड़ते हैं। लोग अब डर जाते हैं और टीटी से बोलते हैं, ओए टीटी, ये ट्रेन बार बार रुक क्यों रही है? और शीशे के बाहर ये किसके हाथ हैं? ये छोटे छोटे खून के निशान भी सीटों के ऊपर आ रहे हैं। वे सभी टीटी से सवाल जवाब कर ही रहे होते हैं कि इतने में पीछे से एक आदमी के ऊपर एक चुड़ैल वार कर देती है और उसकी गर्दन पर काटकर उसका खून पीने लगती है। ये देखकर ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने की फिराक में लग जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत ही विशाल हो जाती है और हंसते हुए खिड़की के बाहर निकल जाती है। चुड़ैल जैसे ही खिड़की के बाहर जाती है कि तभी वो ट्रेन को उठाकर खा जाती है। दीमापुर सुरंग के पास जैसे ही ट्रेन आती कि तभी वहां पर एक चुड़ैल उस ट्रेन पर हमला करती और उसके बाद विशाल होकर उस ट्रेन को खा जाती। देखते ही देखते अब उस रास्ते पर ऐसे ही ट्रेन के गायब होने के किस्से बहुत ही सामने आने लगे। इंस्पेक्टर विनय अपनी कांस्टेबल नेहा से बोलते हैं, नेहा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आने जाने वाली ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गुंडे ट्रेन को लूट रहे हैं। सर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर गुंडे ट्रेन को लूटते या ट्रेन के पैसेंजर को मारते तो इस जगह पर कोई ना कोई सुराग जरूर मिलता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि ये लगे कि ये सब किसी डाकू या किसी गुंडे ने किया है। नेहा, मसला जो भी है सुलझाना तो पड़ेगा ही। इस ट्रेन के अंदर मैं सफर करने जाऊंगा और इस ट्रेन के गायब होने की घटना का राज पता लगा कर आऊंगा। सर, इफ यू डोंट माइंड तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर नेहा और विनय शामपुर एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन उस सुरंग के पास आती है कि तभी वहां पर किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। वो हंसने की आवाज तेज होती ही जा रही थी। लोग उस आवाज से इरिटेट होने लगे और एक आदमी गुस्से में बोलता है, कौन है ये डफर जो अपने दांत फाड़ रहा है? उसके इतना कहते ही मानो चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आ गया और अचानक ही चुड़ैल उस आदमी के सामने आ गई। ये देखकर विनय मानो हक्का बक्का रह जाता है और वो तुरंत अपने पॉकेट से रिवॉल्वर निकालकर चुड़ैल के ऊपर तान देता है। कौन है तू और तू ऐसे लोगों को कैसे मार रही है? तेरा कोई हक नहीं है इन लोगों को मारने का। तू क्यों मार रही है इन सबको? इन बेकसूर लोगों की जान क्यों ले रही है? इस रास्ते से अगर कोई भी ट्रेन गुजरेगी तो मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे मेरी जान गई वैसे ही मैं लोगों की जान लेकर उन्हें मारकर खा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल नेहा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल नेहा को मार देती है। ये सब देख विनय एक बार फिर चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल, आखिर तू लोगों को क्यों मार रही है? इन बेकसूर लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तूने मुझे बता दिया तो मैं तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा। अरे सरकारी कुत्ते, तू क्या मुझे मुक्ति दिलवाएगा? तुम सरकार के तलवे चाटते हो। हम जैसे गरीबों को तुम लोगों के बस में इंसाफ दिलवाना नहीं है। आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम सभी सरकारी अफसरों को ऐसा बोल रही हो? कुछ साल पहले की बात है।
मैं इस ट्रेन से सफर कर रही थी। इस ट्रेन में सभी लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी और मस्ती के साथ अपने अपने घर की तरफ निकल रहे थे। कोई अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था तो कोई अपने घर जा रहा था। कुछ ही दूरी पर ट्रेन आगे की तरफ जाती है और कुछ डाकुओं ने हमारी ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। तो उन डाकुओं ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर उनका गला काट दिया। उसके बाद वहां पर जो भी आदमी बचे थे उन सभी लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया। उन गुंडों ने हमारे ट्रेन में आग लगा दी, जिस वजह से हम लोग जिंदा जलकर मर गए। सरकार ने हमारी कोई भी मदद नहीं करी, बल्कि हम लोगों का केस उसने दबा दिया। हम लोगों ने ट्रेन के साथ साथ अपना शरीर तो छोड़ दिया और इस वजह से हमारी आत्मा आज तक भटकती रह गई कि आज तक यहाँ से जो भी ट्रेन आती गई, मैं और मेरे साथी उस ट्रेन को गायब करते गए। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है वो करो, पर मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। चुड़ैल इस ट्रेन को भी खाने के लिए बाहर की तरफ जा रही होती है कि तभी टीटी वहां आ जाता है और टीटी अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर मर जाती है और वो ट्रेन शामगढ़ पहुंच जाती है। विनय उस आत्मा से किया हुआ अपना वादा निभाता है और सभी लोगों को इंसाफ दिलवाता है जिनकी उस ट्रेन में मौत हुई थी। विनय अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताने लगता है, लेकिन वो अपनी इस यात्रा को आज तक नहीं भूल पाया। मिठाई की दुकान पर चंदू बैठकर मिठाई खा रहा था कि तभी उसकी मिठाई की प्लेट हवा में उड़ जाती है। अपनी प्लेट को हवा में उड़ता हुआ देख चंदू बोलता है, अरे दादा, अचानक हमारी प्लेट हवा में पंख कैसे उग गए? चंदू खुद से ये बोल रहा था कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। ये तो मेरी मनपसंद मिठाई है और तू इस मिठाई को अकेले ही खाए जा रहा है। अरे चुड़ैल दीदी, सारी मिठाई अकेले ही खा जाओगी या मुझे भी खाने दोगी? ये मिठाई तो मेरी भी मनपसंद की है। अरे ये मिठाई तेरी ही मनपसंद की नहीं, बल्कि मेरी भी मनपसंद की है और मेरा बस चले तो इस मीठी मीठी मिठाई के साथ तुझे भी कच्चा ही खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल दीदी, ये क्या बोल रही हो? तुमने तो मेरी मिठाई भी छीन ली और तुम मुझे खाने की बात कर रही हो। हाँ हाँ बिल्कुल, इस मिठाई के साथ साथ मैं तुझे भी कच्चा खा जाऊंगी, क्योंकि तूने मिठाई खाई है और तेरे अंदर तेरा खून भी अब मीठा ही हो गया होगा, इसीलिए तेरा खून तो पीना बनता है। चुड़ैल की बात सुनकर चंदू वहां से भाग जाता है। उसको इस तरह भागते हुए चुड़ैल जोर जोर से देखकर हंसने लगती है और वहां से उड़ते हुए एक पीपल के पेड़ पर उल्टी लटक जाती है। कुछ समय बाद शाम हो जाती है और शाम के वक्त एक सब्जी वाला अपनी सब्जियों को बेचते हुए जा रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाला सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। अब तो सब्जी वाला आया है। अब मैं इस सब्जी वाले की सब्जी खा जाऊंगी। अरे कोई तो मेरी सब्जी ले लो, सुबह से ना तो एक आलू बिका और ना बिका आधा कांदा। अरे भैया, ऐसे कैसे चलेगा हमारा धंधा? सब्जी वाला अपनी सब्जियों को बेच ही रहा था कि तभी चुड़ैल उसके ठेले पर आ गिरती है और अपनी एक लंबी जुबान करके उसकी सारी सब्जियों को खा जाती है। ये देखकर सब्जी वाला कहता है, बाप रे, भुक्कड़ चुड़ैल, तूने तो मेरी सारी सब्जियां खा ली। अरे
मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। वैसे भी तू ही तो बोल रहा था सुबह से तेरी कोई सब्जी बिकी नहीं है, इसीलिए मैंने तेरी सारी सब्जियों को खा लिया। अरे भुक्कड़ चुड़ैल दीदी, सब्जी देखना और सफाचट करना दोनों अलग अलग बात होती है। अब मैं अपने घर में क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मेरे घर में ना तो पैसा है और ना ही सब्जी। तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसा हो ना हो, सब्जी हो ना हो, लेकिन तुम्हारा ठेला तो तुम्हारे पास है ना। अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारे सब्जियों की तरह तो मैं भी खा जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सब्जी वाला वहां से दौड़ते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है और आए दिन अब वो भुक्कड़ चुड़ैल किसी न किसी के घर का राशन खाली करने लगी। वो लोगों को डरा कर उनका खाना पीना छीन लिया करती। वो लोगों के घरों में जाती और उनके घर का सारा राशन खा के भाग जाया करती। इस तरह सभी गांव वाले उस चुड़ैल से परेशान हो गए। लोगों के घरों में अब राशन की कमी होने लगी। बड़ी मुश्किल से वो सभी लोग एक वक्त का खाना खा पाते। ऐसे ही एक बार की बात है, लालू अपना गोदाम बंद करके अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी वो चुड़ैल उसके पास नाचते हुए आती है और उसके सामने गाना गाते हुए नाचने लगती है। ओ मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। बाप रे बाप, ये भुक्कड़ चुड़ैल मेरे गोदाम पर भी आ गई। अब इसको मैं यहाँ से कैसे भगाऊं? खैर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने गोदाम का शटर खोलूंगा ही नहीं। अरे लालू, मैंने सुना है कि तेरे गोदाम में बहुत सारा राशन है, उसे खाकर मेरा पेट भर जाएगा। चल खोलना इसको। नहीं नहीं, मैं अपने गोदाम के शटर को नहीं खोलूंगा, तुम मेरे गोदाम का सारा अनाज ठूंस देगी। उसकी बात सुनकर चुड़ैल एक बार फिर नाचने लगती है और नाचने के बाद वो लालू से बोलती है, अरे लालू, मैं तेरे लिए नाची ना, अब शटर खोलना, मैं भूखी हूँ। नहीं नहीं, मैं शटर नहीं खोलूंगा। उसकी बात सुनकर चुड़ैल को अब गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल गुस्से में अपनी आंखों को लाल करते हुए उससे बोलती है, तू शटर नहीं खोलेगा? तू जानता नहीं कि मैं चुड़ैल हूँ। इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों से भूतिया जादू कर वो शटर को अपने आप खोल देती है और उसके बाद चुड़ैल उस शटर के अंदर जाकर उसका सारा राशन खा जाती है और हंसते हुए हवा में उड़ जाती है। ये देखकर अब लालू अपने सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान, इस चुड़ैल का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है। इस चुड़ैल ने तो सब कुछ खा लिया, इस चुड़ैल ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। लालू रोते रोते अपनी दुकान के आगे ही बेहोश हो जाता है और अगली सुबह जब गांव वाले लालू को बेहोशी की हालत में देखते हैं, तब गांव का एक मोहित नाम का लड़का उसके मुंह पर पानी का छींटा मारते हुए उसको जगाता है और उससे बोलता है, अरे लालू भैया, तुम इस तरह रोड पर क्यों सो रहे हो? अरे मोहित भैया, मैं रोड पर सो नहीं रहा था। अरे रात को मैं रोते रोते बेहोश हो गया। इस भुक्कड़ चुड़ैल का हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, वरना ये हमारे गांव को बर्बाद कर देगी। वो गांव में लोगों का राशन इस तरह खा रही है जैसे वो जन्मों जन्मों की भूखी हो। अगर हमने उसका कुछ नहीं किया तो वो खाने के साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेगी। गांव वाले लालू की बात से सहमत होते हैं, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद गांव वाले बोलते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम उस चुड़ैल से लड़ नहीं सकते, आखिर वो चुड़ैल है और हम इंसान। खैर जो भी हो, हमें उस चुड़ैल से बात करनी ही होगी। इतना कहकर सभी गांव वाले रात होने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब रात होती है, तब सभी गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल दीदी, आप हम सभी गांव वालों को इस तरह क्यों सता रही हो? क्यों हम लोगों का राशन पानी खा पी कर खत्म कर रही हो? आखिर क्या चाहती हो तुम हम गांव वालों से? मैं बस अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। मैं बरसों से भूखी हूँ। जिस दिन मेरी भूख मिटेगी, उस दिन मैं अपने आप चली जाऊंगी और मेरी भूख ऐसे शांत नहीं होगी। जब तक मैं अपने कातिलों को नहीं मार देती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुम बरसों से भूखी रह चुकी हो?
कातिल का तो समझ आता है कि तुम अपनी मौत का बदला लोगी, लेकिन इस तरह तुम लोगों के घर का राशन खाकर हजम कर जाती हो, ऐसा क्यों? आज से 10 साल पहले की बात है। मैं रिंकू नाम की औरत अपने ससुराल में खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन मेरे सास ससुर और मेरे पति को मेरी खुशियाँ ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं हो सकी। वो लोग मुझे आए दिन दहेज के लिए टॉर्चर करते रहते थे, लेकिन मैं दहेज के लिए हमेशा ही मना करती रही। इस तरह उन लोगों ने मुझे खाना पीना देना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर जिंदा रही 6 महीने तक। उन्होंने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया और इस तरह भूख के कारण मेरी मौत हो गई। उन लोगों ने मेरी लाश को चोरी छुपे से उसी घर में दफन कर दिया और लोगों के सामने ये कह दिया कि मैं किसी पराये मर्द के साथ भाग गई हूँ। मैंने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं पर भटकती रह गई। लेकिन ये हादसा तो तेरे साथ 10 साल पहले हुआ था, तो तू अब हमें क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मुझे कैद करवा रखा था, लेकिन किसी तरह मैं उस कैद से आजाद हो गई। इतने सालों की भूखी हूँ। मैं तुम्हारे यहाँ का राशन खाकर खुद का पेट भर लिया है, लेकिन मुझे अपनी मौत का बदला चाहिए अब। हम तुझे इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन तुझे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। मुझे मंजूर है। जिस दिन मैं अपने कातिलों को मार दूंगी, उस दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद से सभी लोग सहमत होते हैं और उसके ससुराल वालों को बहला फुसला कर अपने गांव में लेकर आते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उनको भयानक मौत दे देती है और वहां से चली जाती है। और इस तरह अब उस गांव में उस भुक्कड़ चुड़ैल का साया हट गया था और सभी गांव वाले खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगे थे।